हेलो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तपती धूप, क्या है, तपती धरती पड़ता संकट। आज का एडिटोरियल ये संपादकीय है। तो मैं कल कल मेरा गैप रहा है, आज मैं पुनः इसमें दे रहा हूँ। और इसके साथ ही अब मैं की पॉइंट, जो ऐसे कुछ वर्ड्स रहते हैं जो हर सिलेबस में काम आते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम का हो या फिर वो हो आर ओ पी एस सी, किसी भी स्टेट की हो या यूपीएससी के लिए। तो कीवर्ड हर एक सिलेबस में दिया हुआ है, उस पर हम प्रत्येक एक कीवर्ड पर चर्चा करेंगे और पूरा उसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो वो अगली बहुत ही जल्दी अब सेशन बाय सेशन आया करेंगे, मतलब एक हो जाएगा, एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे, पर दूसरे पे करेंगे, पर तीसरे पे करेंगे। सभी कीवर्ड्स जितने करीब, कीवर्ड्स कितने हुए अभी हम देख के बता रहे हैं कितने कीवर्ड्स रहेंगे हमारे। ये 40, 50, 59, 59 से नहीं, ऐसे 70, 79, 80 मान लीजिए। टोटल 80 कीवर्ड्स मान लीजिए, जो यूपीएससी सिलेबस से लिए हुए कीवर्ड्स हैं, लेकिन वो सभी एग्जाम में आते हैं। जैसे भारतीय संस्कृति, वास्तुकला, स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के आपका यहाँ तक रहेगा ये नीति शास्त्र, और उसके आयाम पर भी दिया हुआ वन सुरक्षा बल संस्थाओं के बारे में। इस पर सभी विषयों पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हम इसको शुरुआत करते हैं। तो आप सब अच्छे से होंगे, सभी मित्र आप सब अच्छे से होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सब ये जो एडिटोरियल क्लास रहती है और भी जो हम सेशन देते हैं उनसे आप लाभान्वित होंगे। आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को भी मिल रही होगी, है ना। विश्व के अन्य क्षेत्रों की ही तरह धनी देशों में भी जलवायु बदलाव के कारण अप्रत्याशित बेमौसमी बाढ़, लू की लपेटें, चक्रवाती तूफान आते हैं, आपदाओं में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन धनी देश आज भी जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को बंद करने का समर्थन नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो जीवाश्म ईंधन है कम करने की बात भी आधी अधूरी ही करते हैं, क्योंकि उनका भाई व्यवसाय विकसित कंट्री हैं और उनके उद्योग धंधे बहुत बड़े स्तर पे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि और जो विकासशील देश हैं वो बंद कर दें, ये CO2 बढ़ाना बंद कर दें, लेकिन हमें ये ना करना पड़े, क्योंकि अर्थव्यवस्था, उद्योग अर्थव्यवस्था का अंग है ना। तो इसी पे हम चर्चा करेंगे आगे। आप लोग बने रहिए साथ में, अच्छे से समझ में भी आएगा, है ना। अच्छे से समझ में आएगा, आप लोग साथ में बने रहिए। तपती धरती को और गर्म होने से बचाया जाना चाहिए, इस पर सबकी राय अलग अलग है। इसको बचाया जाना चाहिए, अलग अलग राय रखते हैं, अपने अपने विचार रखते हैं, पर दुनिया के राजनेता चाहते हैं कि इसकी कीमत उन्हें ना चुकानी पड़े, कोई दूसरा चुकाए। मतलब अब दूसरा कौन चुकाएगा, है ना। वही हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव और पोप अपनी ओर से राजनेताओं को लगातार दबाव बना रहे हैं कि 2015 में पेरिस समझौता पृथ्वी के तापमान को शताब्दी के अंत में एक औद्योगिक काल के औसत से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर हो जाने के लिए हुआ था। उसमें मतलब ये समझौता हुआ था, कई देशों के लोग उसमें सहभागी बने थे। इसमें उम्मीद की गई थी कि अगर हो सके तो 1.3 सेंटीग्रेड तक की सीमित रखने के लिए प्रयास होना चाहिए। पर चिंताजनक है कि 2023 में ऐसे दिनों की संख्या दर्ज हुई है कि जब 1.3 डिग्री सेंटीग्रेड की यह सीमा टूटी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस इस समय को जलवायु आपातकाल कहते हैं। दिल्ली में G20 सम्मेलन में भी पहुंचकर वे जलवायु और पर्यावरण के सत्र में चेताए गए थे, इस बात पर चर्चा हुई थी। आपदा काल के तुरंत काम किया जाना चाहिए, जैसा कि चल रहा है ना। कई ऐसे विषय आते हैं जिस पर दुनिया को पूरी चिंता करनी होती है। ऐसी ही ये जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है,
वो पूरे विश्व लेवल की है, उसमें सभी लोग चिंता करते हैं। उसको हम वैसा जारी नहीं रख सकते। वे लगातार कहते हैं कि हम अब और तेल निकालना बंद किया जाना चाहिए। जो खाड़ी क्षेत्र के देश हैं वो तेल निकालने का काम करते हैं। सॉरी। नए तेल उत्पादन के लिए ना तो लाइसेंस और ना ही पैसा दिया जाना चाहिए। पिछले वर्ष जारी संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड एमिशन गैप रिपोर्ट के अनुसार पेरिस जलवायु समझौता प्रभावी रहे थे। इसके लिए 23 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड की कटौती जरूरी है, जबकि अभी विभिन्न देशों ने NDC यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर तय सारी उत्सर्जन कटौतियों की शर्तों को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल उत्सर्जन कटौती 2 या 3 अरब टन की हो पाती है, अभी तक आती है। और देश अपने अपने उत्सर्जन कटौती लक्ष्य की आखिरी बार 2020 में घोषित किए थे। मतलब 2020 आखिरी बार घोषणा की गई थी। अब उन्हें यह 2025 में करना है। विश्व के अन्य क्षेत्रों को की तरह देश की जलवायु बदलाव के कारण अप्रत्याशित बेमौसमी बाढ़, लू के थपेड़े, चक्रवाती तूफान, ये सब प्रभाव अब दिखाई दे रहे हैं। लू तो बड़ी तेज, जहाँ बारिश हो रही तो बड़ी तीव्र गति के साथ बारिश होती है, वो कम समय में अधिक वर्षा आपदाओं में तब्दील हो रहे हैं। लेकिन बनी देश की आज की जीवाश्म ईंधन के उपयोग को बंद करने का समर्थन नहीं करते हैं, है ना। जो कोयला है और तमाम प्रकार के जीवाश्म ईंधन है, उनके उपयोग के बंद करने पर चर्चा नहीं करना चाहते। कम करने की बात आधी अधूरी करेंगे तो पूरा नहीं कहेंगे कि ऐसे ये होना चाहिए, ऐसे ये लागू होना चाहिए, तो पूरा कोई बात रखना ही नहीं चाहते। अनुमान के मुताबिक उत्तर के 5 मुख्य धनी देश अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और नॉर्वे देश हैं जहां 2050 तक आधे से ज़्यादा तेल और गैस के नए कुएं खोदे जाएंगे। भारत और चीन में भी तेल और कोयला दोहन बढ़ोतरी पर हैं। विश्व बैंक ने भी हाल में ही इंडोनेशिया की एक बड़ी कोयला परियोजना के लिए धन मंजूर किया है। पृथ्वी के तापमान की लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए जैव वैज्ञानिक रोकने के लिए वैश्विक जन उबाल और दबाव भी बढ़ रहा है। आज पूरे विश्व में लाखों जलवायु कार्यकर्ता सक्रिय हैं। 1980 से ही पर्यावरण पर काम करने वाली कई संस्थाएं यह कह रही थी कि बीते महीने 17 से 24 सितंबर के बीच में न्यूयॉर्क और संयुक्त राष्ट्र की 18वीं महासभा के पहले विश्व के राजनेताओं पर बचाव बनाने के लिए 10 सितंबर से ही यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, दक्षिण पूर्वी एशिया जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी के मांग को लेकर जगह जगह हजारों लोगों ने, विशेषकर युवाओं ने प्रदर्शन किए और रैलियां निकालने पर अपने अपने देशों में नए नए तेल और गैस के खोदने का विरोध भी किया है कि ये जो इतना प्रदूषण बढ़ रहा है और ये तापमान CO2 इतना उत्सर्जन हो रहा है, उस पर इन्होंने विरोध दर्ज किया। प्रदर्शन इंडोनेशिया, फिलीपींस में भी हुए थे। हम दूसरा अपना पार्ट ले लेते हैं और इस एडिटोरियल को आगे बढ़ाएंगे। दूसरा पार्ट ले लेते हैं। दूसरा पार्ट इसका ठीक है। तो ये जलवायु के ऊपर इतना राष्ट्रीय जलवायु लक्षण कानून ऐसी मांग भी की जा रही है इन देशों में। जर्मनी के बर्लिन में समाचार के अनुसार क्रांतिकारियों ने हाथों में ऐसी तख्ती भी लेकर के ऐसे अपना विरोध प्रदर्शन किया था। इस पर लिखा था अभी जुलूस तो फिर बाद में तैरना होगा, जुलूस में चल लो वहीं, नहीं तो बाद में तैरना होगा। ऐसे मतलब जब बर्फ़ ग्लेशियर पिघलेगा और समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा तो फिर उसमें ज़मीन पे जो स्थलीय भाग है उस पर भर जाएगा। तो ऐसा उन्होंने कहा कि बाद में तैरना होगा, नहीं तो जुलूस निकाल लो। अभी इस जुलूस में चलने की बात उन्होंने ऐसे कही थी। आवासीय क्षेत्रों में बाढ़ और प्लावन की स्थितियाँ भी एक व्यंग किया गया था। सबसे बड़ा चर्चित प्रतिरोध न्यूयॉर्क के रहे गुतारेश द्वारा 20 सितंबर 2023 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आहूत विशेष नई क्लाइमेट एम्बिशन समिति पर दबाव बनाने के लिए उन्होंने 10 सितंबर से ही जैविक ईंधन समाप्त करने के लिए जुलूस प्रारंभ हो गए थे वहाँ पर।
ठीक है ना। मिडटाउन और मैनहट्टन में भी रैलियां हुई हैं। जो बाइडेन ने नए जीवाश्म ईंधन उत्पादों की अनुमति देने के लिए निशाने पर रहे, उनका भी विरोध किया गया। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। 17 सितंबर को न्यूयॉर्क में भी जैव ईंधन समाप्त करने के लिए जुलूस आयोजित किया गया था। इसे 4 वैज्ञानिकों और 500 से ज़्यादा संगठनों ने समर्थन इसका किया था। और न्यूयॉर्क में वैसे भी कोयले के तेल और गैस पर रोक लगाने की मांग हो रही है, पर फिलहाल ऐसा लगता है कि राजनेताओं पर इन दबावों का असर नहीं पड़ता। उल्टे क्रांतिकारियों की गिरफ्तारियां हुई वहां पर। और 25 नवंबर 2022 को भी स्वीडन में युवकों ने अपनी संस्था अरोरा के माध्यम से प्रदर्शन करते हुए स्वीडन सरकार की जलवायु विषयों पर कुछ नहीं करने के आरोप लगाते हुए एक मुकदमा किया था। तो उस सरकार पर उन्होंने मुकदमा किया था। ऐसा उस देश की न्यायिक प्रणाली में पहली बार हुआ है। ये किस देश की है? स्वीडन की, स्वीडन कंट्री की बात है। न्यूयॉर्क में जलवायु कार्यकर्ता ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव भी अपनी नैतिक शक्ति का उपयोग कर राजनेताओं को लगातार दबाव बना रहे हैं। उन्होंने 20 सितंबर को न्यूयॉर्क में विशेष बैठक बुलाई थी, मगर पहले से ही कह चुके हैं कि इसमें उन्हीं नेताओं को बोलने दिया जाएगा जो ये गर्म पृथ्वी को बचाने के लिए प्रभावी एवं कार्रवाई कर रहे हैं। जो टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग की बढ़त हो रही है उसको रोकने के लिए जो कुछ कर रहे हैं उन्हीं को बोलने दिया जाएगा, ऐसा वहाँ पर कहा गया था। करने अपने अपने देशों में ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे बड़े देशों की जलवायु विमर्श में बोलने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था। यह एक तरह के बिना नाम लिए जलवायु परिवर्तन की दिशा में कुछ न करने वाले नेताओं को आईना दिखाया भी गया था। धनी देश तकनीकी और धार्मिक स्थितियों के लिए कारण जैव ऊर्जा को त्यागने की बेहतर स्थिति है, मगर वे ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे बहुत से देश हैं जो ऐसा कर सकते हैं, इनके पास टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं वो, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते। पृथ्वी के प्रति धनी देशों की संवेदनहीनता को देखकर के लिए 27 सितंबर महासभा के पहले इन देशों की पृथ्वी को तोड़ने वाली यानी कि अर्थ ब्रेकर तक कह दिया था। पोप फ्रांसिस ने पिछले 7 से 8 वर्षों में पृथ्वी के हित में नैतिक ताकत बने हुए वे 2015 में ऐतिहासिक पेरिस समझौता के पहले ही तेल कंपनियों और कार्यकर्ताओं को जलवायु आपातकाल के प्रति चेता भी चुके हैं। इसी महीने की शुरुआत में 4 अक्टूबर 2023 को पोप फ्रांसिस ने कहा है कि धनी दुनिया की जलवायु संकट से निपटने के लिए, धनी दुनिया मतलब जो विकसित देश है उनके लिए निपटने के लिए बहुत बड़े बदलाव करने होंगे। दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं वह ढह रही है, टूटने की कगार पर है, लौट न पाने की स्थिति में है। जिस तेज़ी से मतलब ये है, पहले कई बार क्या होता था जो क्षति होती थी इकोलॉजी की और ये सब, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो वो पूर्ति हो जाती थी, लेकिन अब इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसी स्थिति में पहुंच गई है अपनी पर्यावरण, है ना। तो वही बात वो फ्रांसिस्को से चेताया गया है। जिस तेज़ी से जलवायु संकट बनने में हमें प्रयास करने चाहिए थे उस तेज़ी से हमने नहीं किए हैं। COP28 को देशों को ऐतिहासिक बनाना होगा, मगर कार्बन कैप्चर और भंडारण तकनीक को ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। यह बर्फ़ मतलब बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमें ये टेक्नोलॉजी लगा ली है, हमसे वो प्रदूषण नहीं बढ़ेगा, वार्मिंग नहीं होगी, लेकिन इस पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। ये तो एक बहाना भी हो सकता है कि हम देखो कम कर रहे हैं, नहीं उस पर एकदम से करेंटली ऐसा कुछ करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आ गया है ये समस्या। यह बर्फ़ की गेंद को पहाड़ी ढलान से लुढ़काने जैसा है। अब 30 नवंबर को से लेकर के 12 दिसंबर 2023 तक बड़े तेल उत्पादक संयुक्त राष्ट्र अमीरात यानी कि UAE मेजबानी में दुबई में होने वाली COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉप का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो ये कई देशों के लोग एक किसी न किसी स्थान को तय करते हैं, वहाँ जो बैठक होती है। तो 28वीं बैठक ये दुबई में होने जा रही है, लेकर कार्यकर्ताओं की चिंताएं बढ़ी हैं। दरअसल UE ने तेल उपयोग कटौती बजाय तकनीकों को कार्बन उत्सर्जन को वायुमंडल में पहुंचकर कटौती और लगाम लगाने का पक्षधर भी है। इसलिए इसमें जीवाश्म ईंधनों पर रोक का निर्णय तो नहीं ही होने की गुंजाइश लगती है, पर पोप की उम्मीद है कि शायद COP28 हम उस मानसिकता के बाहर निकलेंगे जिसमें हम चिंता तो करते हैं लेकिन कुछ
प्रभावकारी करने का साहस नहीं जुटा पाते हैं। हर देश चाह रहा है अगर इसको कम करेंगे तो उद्योग हमारे कमज़ोर पड़ जाएंगे, तो सोचते हैं कि इस पर करे कौन। तो कोई गंभीरता से इस बात पर, संकट सबके लिए है, संकट सामने दिखाई दे रहा है लेकिन उस पर प्रभावी कदम नहीं रख पा रहे। पृथ्वी गर्म ही नहीं हो रही है, उबल रही है, ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए ज्वारग्रस्त पृथ्वी को। ये स्थिति है, ये ग्लोबल वार्मिंग, और ये बड़ा एग्ज़ाम में भी रहता है, सभी एग्ज़ाम्स में रहता है, तो हम समझ पाए होंगे। आप सब लोग हमारे साथ रहे, पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर करते रहें, इससे हम और भी कुछ नए सेशन ला पाएँ। अच्छा, धन्यवाद, जय हिंद।